हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली होती है, लेकिन मैंने इस बार ऐसा किया है कि जुलाई से लेकर और जुलाई 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। लगभग 1300 प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो हमारा जुलाई से लेकर और दिसंबर 2025 तक सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाएंगे। और विश्वास करिए कि एक भी क्वेश्चन अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2025 में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो अपनी क्लास से वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जनवरी 2026 है उनको हम कवर करते चले जाएंगे। और आपको मालूम है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम होना है, प्लस यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, उनके फॉर्म में अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने अगर अगर फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम पर वेबसाइट प्रॉब्लम कहती है। तो आप जितना जल्दी हो सके यूपी पुलिस का फॉर्म में अप्लाई करिए। उसके बाद हम लोग जो टारगेट करेंगे उसको यूपी लेखपाल और यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है उसका भी पेपर, उसकी भी डेट आ चुकी है, शायद अप्रैल में 27 या 28 तारीख का पेपर है उसका। तो उनको इन एग्ज़ाम को हम कवर करते चलेंगे, प्लस रेलवे की वैकेंसी भी काफ़ी सारी आनी है। तो जनवरी से लेकर फिर 2026 तक लास्ट दिसंबर तक हम लोग कवर करते चले जाएंगे। लेकिन ये 1300 प्रश्न है ना। देखो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको आपसे जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है वो 8 से 10 महीने का कम से कम लेकर वो लोग चलते हैं। तो हम लोग 2025 जुलाई से लेकर और दिसंबर दिसंबर तक ये कवर करेंगे। उसके बाद जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम आपके नहीं हो जाते तब तक हम करंट अफेयर को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है। और यूपी स्पेशल की बात रही, यूपी करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी पुलिस और ये यूपी एसआई और यूपी होमगार्ड, ये तीनों वैकेंसी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर आप यूपी से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये तीनों वैकेंसी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और यूपी करंट अफेयर भी, यूपी देखो कोई सा भी राज्य हो तो उसके लिए करंट अफेयर ज़्यादा मायने, बहुत ही मायने रखता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका हम लोग अलग से वीडियो बाय वीडियो लाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 वीडियो में वो उत्तर प्रदेश आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी चिंता ना करें। यूपी स्पेशल भी, जो यूपी स्पेशल की जीके है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो यूपी का, तो उनको भी हम वन बाई वन कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए आज का हम ये पार्ट 1 होगा। जुलाई से लेकर जो दिसंबर 2025 है उनको हम कवर करेंगे। लगभग 1300 प्रश्न है और 1300 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका भेजा गया आईएनएस घड़ियाल किस श्रेणी के पोत में आता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोणक श्रेणी, और सी ऑप्शन है मगर श्रेणी, डी ऑप्शन है हमारा कोलकाता श्रेणी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा, ये जो आईएनएस घड़ियाल है वो मगर श्रेणी का एक पोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का थीम क्या है। स्वच्छता की एक नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ, और बी ऑप्शन है हमारा क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, सी ऑप्शन है हमारा स्वच्छता ही सेवा, और डी ऑप्शन है हमारा हर घर स्वच्छता। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लासेस देखी होंगी तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप इजीली कर रहे होंगे। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ। चलिए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2025 तक केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र को राज्य का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। कासरगोड, कोंगड़, धर्मदम या मल्लपुरम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो अत्यधिक गरीबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो घोषित हुआ है वो हुआ है धर्मदम। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा,
भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। विधि आयोग जो वर्तमान नियुक्तियां हैं उन पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी, बी ऑप्शन है मनोज कुमार, सी ऑप्शन है जतेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है हरिकेश राय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इन देशों ने त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज की शुरुआत की है? तो किन देशों के बीच जो ये अभ्यास हुआ है फ्रीडम एज जो शुरू हुआ है वो किन देशों के बीच हुआ है? ए ऑप्शन है हमारा दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, बी ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फिलीपींस या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रीडम एज जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो हुआ है दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के मध्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, खबरों में रहे सेंटोरिनी और कोलंबो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो दो ज्वालामुखी हैं सेंटोरिनो और कोलंबो, ये हाल ही में अभी चर्चा में रहे हैं। ये किस देश के हैं या किस देश में है? चीन, ग्रीस और सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है हमारा जापान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीस। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि ग्रीस देश की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या होती है। आगे चलते हैं हमारा आगे जो प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समर्पित है कहाँ पर स्थापित की गई है? मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ में से बनाया जा रहा है। चलिए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? एपी महेश्वरी, प्रकाश मिश्रा, ओपी सिंह या विपुल कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विपुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न होगा, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत किस शहर ने की है? रुड़की उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो जलवायु मिशन की शुरुआत की है वो की है इंदौर मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए हमारा 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है? ऑप्शन ए है हमारा प्रदूषण, बी ऑप्शन है हमारा जलवायु परिवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्राकृतिक कारणों से और डी ऑप्शन है मानवीय गतिविधियों के कारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्रीनलैंड की झीलें हैं उनका रंग सफेद या भूरा हो गया है। चलिए हम 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न होगा हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो शहीद दिवस है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। बीच बीच में हम स्टैटिक जीके की क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको भी हम कवर करते चलेंगे। चलिए हम 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो किस क्षेत्र से है? साहित्य से है या स्वतंत्रता संग्रामी है, खेल से है या फिर विज्ञान से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13वां होगा। 13वां प्रश्न है, आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना यानी कि RBIOS का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान, बी ऑप्शन है हमारा
बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना। और सी ऑप्शन है हमारा बैंकिंग शुल्क को कम करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो एकीकृत लोकपाल योजना है आरबीआई द्वारा जो चलाई गई है, उसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीबीडीसी क्या है? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया डिजिटल शेयर। बी ऑप्शन है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। सी ऑप्शन है वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया गया ई वॉलेट। और डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। चलिए हम 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। बी ऑप्शन है 15 अगस्त। सी ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी। और डी ऑप्शन है 15 नवंबर। एक बार फिर ऑप्शन को चेक करते हैं। 25 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना। देखो ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये योजना से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये योजना कब शुरू हुई थी और किस उद्देश्य से शुरू हुई थी, ये जरूर पूछता है। तो चलते हैं, जो योजना करंट में जो रहती हैं उनको मैंने लिया है। तो ये 16वां प्रश्न है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई का मुख्य लाभ क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन है हमारा लड़कों के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना। सी ऑप्शन है बुढ़ापे के लिए बचत योजना बनाना। और डी ऑप्शन है हमारा महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सुकन्या समृद्धि योजना जो चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, वो योजना चलाई गई थी लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं योजना पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। जो भारत सरकार की योजना है वो यूपी लेखपाल से, जो यूपी लेखपाल का पेपर होगा उसमें भी आपकी योजना जरूर पूछी जाएंगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक सहायता लागू किया है? गोवा, उत्तराखंड, केरल या फिर पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गोवा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा आज का हमारा, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन है हमारा 200 शहरों को शामिल किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो शहरों को शामिल किया गया था वो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100। इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 19वां होगा, सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो ये सिंधु जल समझौता है वो अभी करंट में रहा था, तो उससे संबंधित सवाल बन सकता है। आइए ऑप्शनों को देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है जल का प्रदूषण, बी ऑप्शन है जल का अत्यधिक उपयोग, सी ऑप्शन है पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण और डी ऑप्शन है हमारा सिंचाई परियोजना का विरोध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि DOT द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? संचार केंद्र, दूसरा ऑप्शन है संचार साथी और सी ऑप्शन है साइबर सुरक्षा केंद्र और डी ऑप्शन है हमारा स्पेयरिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संचार साथी जो ऐप है वो शुरू किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो 21वां होगा आज का, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? पहला नंबर है भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है हमारा
राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। और सी ऑप्शन है हमारा आर्थिक मंदी। और डी ऑप्शन है हमारा संसद का भंग होना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक दक्षिण कोरिया में जो राजनीतिक संकट का मुख्य कारण था वो था राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है हमारा, पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है हमारा वो है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ावा देना। और बी ऑप्शन है घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। या सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत कम करना। और डी ऑप्शन है हमारा बिजली उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 23वां प्रश्न होगा आज का, मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है या किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, और सी ऑप्शन है कर्नाटक, और डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। अगर प्रश्नों का उत्तर आपको पता हुआ करे तो इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताया करिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा और आप क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं कभी भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। तो केरल में यह उत्सव मनाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो 24वां प्रश्न होगा आज का, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन ISFR 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 20.17% या 25.17%? सी ऑप्शन है 30.25% या फिर 35.50%। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं बता ही देता हूँ, आपके लिए नहीं छोड़ता हूँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 30.25%। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है हमारा अर्जेंटीना, और डी ऑप्शन है हमारा इथोपिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 26वां प्रश्न होगा, चर्चा में रहे यूपा अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में एक आतंकवाद नाम से चैप्टर है, उसमें जो सिलेबस आप देखोगे यूपी पुलिस में, और इसमें भी दिया गया है जो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी है उसमें भी एक आतंकवाद के नाम से सिलेबस वो टॉपिक दिया गया है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये अभी चर्चा में था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, कौन सा आंसर होगा इसका। ए ऑप्शन है 1961, बी ऑप्शन है 2004, सी ऑप्शन है हमारा 2012, और डी ऑप्शन है हमारा 2019। तो जो ये अधिनियम शुरू हुआ था वो हुआ था 2004 में। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न होगा आज का, हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारतीय तटरेखा की अभी वृद्धि हुई है, तो कितनी परसेंट हुई है ये? पहला ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है हमारा 47.6%, और डी ऑप्शन है हमारा 73%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर होगा उसमें देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए देखने को मिल सकता है कि उसमें यूपी पुलिस में एक टॉपिक दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन लिया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है
और इसको याद रखना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो 28वां प्रश्न होगा। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें हिंदी दी गई है। हिंदी में अ, हिंदी का पूरा एक सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में जो पूछा जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है। तो आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसका सही आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा मराठी, पाली, प्राकृतक और असमिया। उसके बाद है बंगाली। बी ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी। सी ऑप्शन है हमारा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और डी ऑप्शन है नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी और संथाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मराठी, पाली, प्राकृतक और असमिया बंगाली को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भाषाएं आप याद रखना, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। चलिए हम 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? ये पर्यावरण से रिलेटेड एक वो है टॉपिक। मैं स्टैटिक जो जीके का पोर्शन है यूपी पुलिस का, उसको हम कवर करेंगे अच्छी तरीके से। और आप और भी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, लेकिन स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर, इसका पोर्शन यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन टॉपिकों को आप ज़रूर कवर करें, नहीं तो आपको क्या होगा कि अ, आप और भी सब्जेक्ट पे समय देते रहेंगे, लेकिन ये जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो आपका छूट जाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, यानी कि कट ऑफ जाएगी उससे बाहर हो जाएंगे। तो आप स्टैटिक जीके का पार्ट है, यूपी करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है, उनको कवर करते चलिए। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी यूपी पुलिस की, ये वैकेंसी आ गई है जो 32,000 के समथिंग है। उसके बाद एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी 2027 तक, क्योंकि 2027 में आपका चुनाव है, इसीलिए। ठीक है ना, तो ये मौका मत छोड़िए। आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है हमारा राजस्थान। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, असम। असम में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि आप बोरियत महसूस करेंगे। और 10 से लगभग 20 से 25 मिनट की क्लासें होंगी, उनको हम कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। हमारा ये पीछे वाला भी करंट अफेयर का जो 2025 का है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे जो आगे की जो जनवरी 2026 से लेकर करंट अफेयर जो चालू है क्लास, उनको आप ज़रूर अटेंड करिए डेली के डेली। तो आपको ये सुविधा रहेगी और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है गेहूँ, बी ऑप्शन है मक्का और सी ऑप्शन है लोबिया, इसे काउपी भी कहते हैं। और बी डी ऑप्शन है हमारा सरसों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लोबिया काउपी। तो इस पौधे के बीज हैं वो अंतरिक्ष में उगाए गए हैं, और किसके किसके द्वारा उगाए गए हैं? वो उगाए गए हैं इसरो के द्वारा। आपको बताना है कि जाक्सा जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, वो किस देश की है। चलिए आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। और ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।